वहां से शुरू से मैंने जो समझा, भाई दो ही सवाल है, क्यों जीना और कैसे जीना। अब क्यों जीना को समझने के लिए मुझे एक संसार क्या है और मैं क्या हूं, अगर ये समझ में आएगा तो क्यों जीना समझ में आ जाएगा। तो और कैसे जीना है, तो करना क्या है और कैसे जीना एक ही बात है। तो इन दो सवालों के जवाब के लिए ये तीन चीज समझनी है, संसार क्या है, मैं क्या हूं और करना क्या है। अब तीनों के लिए तीन ज्ञान आदि नागराज जी ने, ज्ञान तो एक ही होता मतलब वो तीन कैटेगरी बना दी। सचित्व दर्शन ज्ञान, तो उससे संसार क्या है, जीवन ज्ञान जिससे मैं क्या हूं, और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान जिससे करना क्या है। अभी तीनों ज्ञान हो गए, मैं ज्ञान संपन्न हो गया तो विवेक संपन्न भी हो ही जाता हूँ। ज्ञान के दौरान समझ में आ गया शरीर नश्वर है, जीवन अमर है, और व्यवहार के नियम जो हैं वो सब सामाजिक बौद्धिक और बौद्धिक सामाजिक प्राकृतिक नियम वो ठीक उसी का हिस्सा है। ओके, आ गया है सभी, है ना। तो बौद्धिक नियम विचार को पूर्ण करने के लिए, सामाजिक नियम व्यवहार को पूर्ण करने के लिए, और प्राकृतिक नियम कार्य को, तीन जो आयाम है ये, उस तीन आयाम के हिसाब से ये तीन नियम बना दिए। तो ये तो ज्ञान संपन्न होने से हो जाता हूं मैं विवेक संपन्न। अब मुझे पेट भी भरना है परिवार का, तो खाली ज्ञान संपन्न होने से नहीं होगा, साथ में कुछ कार्य भी करूंगा ना, तो कुछ स्किल होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में। तो मैंने इसको यूं लिया भी, समझ के तीन हिस्से हैं, ज्ञान विवेक और विज्ञान। ज्ञान के तीन हिस्से हैं जिससे हमको तीन सवालों के जवाब मिल गए। अब उसमें ज्ञान से विवेक तो आ गया, विज्ञान इसके लिए अलग से सीखनी पड़ेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान है वो मुझे मेरे व्यवहार पक्ष को पूरा करने के लिए उपयोगी है। जो उसके तीन हिस्से हैं, मूल्य, चरित्र और नैतिकता। तो मूल्य जो है परिवार में जीने का स्वरूप है। मैं तीन स्तर पे जीता हूँ स्वयं के अलावा, परिवार, समाज और व्यवस्था, है ना। तो परिवार में जीने का स्वरूप आ गया। मैं परिवार के स्तर पे व्यवहार कैसे करूं उसके वो आ गया उसमें मूल्य में। समाज के स्तर पे जीने का स्वरूप जिसमें आ गई चरित्र, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो मेरे व्यवहार का तरीका कैसा होगा समाज के स्तर पे, उसमें ये आ गया। फिर व्यवस्था के स्तर पे मेरे जीने का स्वरूप तो उसमें आ गया भाई कि ये अपने नैतिकता, धर्म नीति और राज्य नीति। तो मेरे तन मन धन का सदुपयोग भी हो जाए और संरक्षण भी हो जाए। तो ये चार में से जो मेरे व्यवहार वाला आयाम जो है, उस व्यवहार वाला आयाम मेरा तीनों स्तर पे, परिवार, समाज और व्यवस्था के स्तर पे ठीक हो जाए, वो तो मानवतापूर्ण आचरण में आदि नागरिक ने समझाया। अब कार्य वाला जो आयाम है, अब पेट भरना बाकी है, तो वो कार्य वाला आयाम वो विज्ञान में आएगा। ऐसा मैंने इसको यूं लिया। तो अब विवेक सम्मत विज्ञान तो समझ में आ गया भाई, कि मैं जो कुछ भी स्किल का उपयोग कर रहा हूं अपने, मतलब मेरे पास शब्द की परंपरा की है, ये जीन विद्या के शब्द भी आने में उम्र बाधा आ रही है, हो जाएगा कुछ समय में। थोड़ा कम लग रहा हूँ और ज्यादा लगना पड़ेगा। तो विवेक सम्मत विज्ञान, तो विज्ञान जो स्किल पोर्शन जो मेरे कार्य आयाम के लिए है, मनुष्यत्व प्रकृति के साथ है, मैं जो श्रम करता हूँ उससे जो उत्पादन होता है, उससे जो स्वावलंबन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, तो इसमें मेरे को ध्यान रहे नियम, विवेक वाले जो व्यवहार के नियम है ना, प्राकृतिक नियम, वो सब ध्यान रहे। उसके लिए विवेक सम्मत विज्ञान होना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो आवर्तनशीलता को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। तो कल जैसे मैं एक शादी में खाना खाने गया तो मैंने वो चम्मच नहीं लिया प्लास्टिक का, मैंने कहा यार अपन ऐसे ही खा लेते हैं हाथ से, उसमें क्या है, अंगुली से खा लेंगे। तो आजकल थोड़ा ध्यान तो बना रहता है इस पे कि कैसे भी वो चीज खरीदूं जो आवर्तनशील हो, वो चीज काम में लूं जो आवर्तनशील हो। तो पॉलिस्टर भी कम काम में लो यार, पॉलिस्टर भी प्लास्टिक ही है।
है ना। और तो ऐसा थोड़ा ध्यान जाने लगा है, तो ज्यादा जाने लगा पहले से। पहले तो आंदोलन में भी ऐसा बोलते तो थे भाई प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, पर वो लग रहा था ठीक है यार, घर में तो चलता है, क्योंकि कैसे खत्म करें, हर चीज प्लास्टिक की आ रही है, हर सामान पैकिंग भी प्लास्टिक में होकर आ रहा है। तो जितना हो सके अभी कम करें, इसमें और ज्यादा ध्यान गया है अभी जीन विद्या में आने के बाद, इस प्राकृतिक नियम के कारण। तो विवेक सम्मत विज्ञान तो मैंने ऐसा समझ लिया। अब ये विज्ञान सम्मत विवेक, भाई विवेक जो है वो लक्ष्य है और विज्ञान वो दिशा है। तो लक्ष्य विहीन जो दिशा थी वो विज्ञान था या है इस समय, तो उसको लक्ष्य होना चाहिए। तो फिर हम अपने स्किल का उपयोग सही करेंगे, उसमें मनुष्य तो प्रकृति के साथ जब कार्य करेंगे तो हम नुकसान नहीं करेंगे, ये संतुलन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो तो समझ में आया। लेकिन विज्ञान सम्मत विवेक, तो वो थोड़ा क्या वो सोचने की प्रक्रिया उस तरह से है ना भी कि विज्ञान दिशा है, ये लक्ष्य है, तो लक्ष्य के हिसाब से दिशा समझ में आती है, पर दिशा के हिसाब से लक्ष्य, लक्ष्य तो लक्ष्य है, वो तो पहले से तय है, उसको हमको पहचानना ही है, हम तो बना नहीं सकते लक्ष्य। तो आदित्य ने कुछ समझाया था, वो मेरे दिमाग से वापस निकल गया। थोड़ा समझ में तो आया था आदित्य बात से, पूरा नहीं आया। तो मैंने कहा अजय जैन जी ने पहले कभी बोला था, मेरी याददाश्त भी कमजोर, भूल जाता हूँ, तो वापस अभी कोई बताए। तो ये विज्ञान सम्मत विवेक, हमारे शरीर के नश्वरत्व और जीवन का अमरत्व और व्यवहार के नियम, इसमें विज्ञान सम्मत हो जाऊं विवेक, या यूं कहें कि अब मैं अपने इन नियमों का पालन करते करूं और विज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रकृति पे कार्य करते हुए कुछ उत्पादन करूं, ऐसा कुछ, मतलब मैं ढंग से नहीं बता पा रहा हूं, बताओ इस पे आप। जैसा मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा इन चीजों को बड़ा करके मतलब देखना पड़ेगा। तो एक तो यह कि विज्ञान सिर्फ कार्य पक्ष के लिए ही है, या वो भी एक सोचने का मुद्दा तो है ही, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा में तो ये कहा कि कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी जो सब होता है विश्लेषण, सोचने का तरीका, वो सब विज्ञान में आता है। ये तो व्यवहार में भी हो ही सकता है ना, कि हम जनरली जो कहते हैं कि कैसे जीना, तो कैसे जीना में व्यवहार पक्ष भी तो आएगा। तो जब व्यवहार करने में भी योग्य काल का तो हम चुनाव करते ही है, उसमें भी जो जीवन क्रियाएं होती है या जीवन क्रिया के बाद जो अंग भंगिमाएं होती है, जो सामने वाले का व्यवहार होता है, जिन क्रियाओं से वो व्यवहार व्यक्त होता है, उनको भी तो देखते ही है, और कोई निर्णय भी लेते हैं कि अच्छा भी ये करना कि नहीं करना। तो कार्य पक्ष तो है ही विज्ञान, प्रकृति के साथ जो होता है वो, मानव मानव के व्यवहार का भी तो कोई विज्ञान होता ही है। तो उसको भी विज्ञान कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये भी एक सोचने का मुद्दा तो है। तो ये एक मतलब बड़ा आयाम है विज्ञान, इतना पर नहीं है कि प्रकृति के साथ जो काम कर लिया उतना ही, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा ही भाग है, लेकिन उसको मानव मानव की परस्परता में भी देख ही सकते हैं। और विवेक जो है वो बस लक्ष्य नहीं है, या वो बस एक दिशा का निर्धारण होता है, उतना भर भी नहीं है। तो विवेक यह है कि यहाँ लक्ष्य भी स्पष्ट होता है हमको, अपना मैं कौन हूँ, मतलब मेरा अमरत्व स्पष्ट हो गया और शरीर का नश्वरत्व स्पष्ट हो गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, और व्यवहार के नियम भी समझ में आ गए। इसका मतलब परस्परता में जो होना है वो भी समझ में आ गया। तो ये भी एक बड़ा आयाम है अपने आप में। तो मैं अभी सोच ही रहा हूँ कि ये इन आयामों को किस तरह से प्लेस किया गया है। तो लेकिन फिर भी इसको ठीक से देखें तो जो विश्लेषण का काम जहाँ होता है, या जहाँ आस्वादन चयन का काम होता है, वो बेसिकली विज्ञान का भाग है। जो चित्त वाला भाग है, और जो बुद्धि से प्रेरणा मिले मिले वैसा चित्त जो है, जो आत्मा के अनुशासन में हो वैसा चित्त है, वो वाला भाग है वो विवेक का है। और बुद्धि और उसके ऊपर जो आत्मा का भाग है, वो बेसिकली ज्ञान का भाग है। तो इन चीजों से जब ठीक होकर के चलते हैं तो उसको कहते हैं कि ज्ञान के अनुरूप अब विवेक है, विवेक के अनुरूप विज्ञान है, जिसमें मानव का पूरा जीना आ जाता है और पूरा ठीक जीना आ जाता है। इसको उल्टा जब कहा जा रहा है कि विज्ञान सम्मत विवेक होता है,
वो बेसिकली दो ही मैं उसके अर्थ पकड़ पा रहा हूँ। एक तो यह है कि जब हम अध्ययन की प्रक्रिया में हैं तब हम जितना समझे उतना जिए, जीते जीते कुछ चीजें समझ में आई तो फिर उसको समझे, फिर उसको जिए। तो ये जो विवेक और विज्ञान के बीच हम थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा विवेक स्पष्ट हुआ, फिर थोड़ा विज्ञान स्पष्ट हुआ, फिर विज्ञान को जीते जीते फिर थोड़ा विवेक स्पष्ट हुआ, ऐसे ऐसे जो ये साइकिल चलता रहता है तो अपना ज्ञान और पुष्ट होता रहता है या अपना ज्ञान और जागृत होता रहता है। ये कब तक होगा? जब तक ज्ञान विवेक विज्ञान तीनों एक लाइन में ना आ जाए, मतलब पूरा एक अपना जागृति ना हो जाए। जब जागृति हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद ये सेंस बनता है कि अब विज्ञान और विवेक इतने घुल मिल गए हैं, इतना तालमेल है, यानी कि आत्मा के अनुसार बुद्धि, बुद्धि के अनुसार चित्त, और उसी के अनुसार कल्पनाशीलता चलती रहती है, उसी के अनुसार विश्लेषण होता है। तो ये इतना घुल मिल गए है, इतनी तारतम्यता है इनमें कि अब विज्ञान और विवेक दोनों एक समान ही चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो वहां ये यही कहना बनता है कि चाहे विज्ञान सम्मत विवेक कह लो, विवेक सम्मत विज्ञान कह लो, सब एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो जागृति के बाद ये सेंस बनता है इसका। जब तक जागरूक नहीं हुए तब तक ये सेंस बनता है कि हम इस तरह से जीते हुए, अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने ज्ञान को और जागृत करते हैं। तो इस तरह से समझने पर मुझे लगता है कि इसको समझा जा सकता है। फिर भी शार्दुल भैया ने और आदित्य भैया ने क्या इस पर सोचा था और क्या कहा था, ये भी शेयर कर सकते हैं तो उपयोगी रहेगा। फिर ये भी बताना मुझे यार, वो मानव मानव संबंध में जो बताया ना अभी विज्ञान, वो थोड़ा और मेरे को स्पष्ट करो यार, है ना? जब ठीक है, ये पहले ये हो जाए उसके बाद वो हो जाए। हाँ, ठीक है। हाँ। हाँ, तो नहीं, वो बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है, बेसिकली इतना ही है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी किस वक्त पर क्या सवाल पूछेंगे या कौन से वक्त पे क्या बात करना ठीक है, ये तो हम सोचते ही है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है तो उसकी जो क्रिया चल रही है और क्या क्या गोष्ठी में क्या चल रहा है, उसके आधार पे हम अपने में भी देखते हैं कि मेरे में क्या चल रहा है, तो ये सब चीजें भी करते ही है। और इसके आधार पे फिर कोई निर्णय भी लेते हैं कभी बोलना है कि नहीं बोलना है, क्या बोलना है। तो जब भी कोई संबंध का निर्वाह करने जाते हैं तो उसमें भी विज्ञान पक्ष तो रहता ही है, या यूं कहे कि उस तरह का सोचना रहता ही है। वहां भी मतलब ऐसा नहीं है कि विज्ञान सिर्फ प्रकृति के साथ ही है, मानव मानव के संबंध में भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन अभी मैं अभी सोच रहा हूँ इस पर, पक्का नहीं है कि इसको भी विज्ञान कहेंगे या विज्ञान का एक भाग इसमें भी है ही, लेकिन सोच सकते हैं ऐसा। अजय भाई भी प्रकाश डालेंगे फाइनली। हाँ, ये भी आ गए। पहले आपने बताया था, मैं समझा था, फिर भूल गया, समझा नहीं सुना था, अभी भूल गया। क्या फिर से बताओ सुनील भैया, क्या कह रहे? ये विवेक सम्मत विज्ञान तो समझ में आ गया, विज्ञान सम्मत विवेक वापस स्पष्ट करो एक तो। विज्ञान विज्ञान सम्मत विवेक का मतलब है जैसे आज की जो वस्तु स्थिति है ना, अब यहाँ से हम कैसे चलेंगे आगे, है ना? चाहे कोई फैक्ट्री लगानी है ना, तो अब हम ऐसे विज्ञान सम्मत हम ऐसे कुछ आइडियाज लेके आएंगे, है ना, जो विज्ञान जैसे अभी हम ये कहने लग जाए कि मानव जो है, जैसा कहा ही परंपरा ने, ईश्वर का अंश है ना, और उससे कुछ विवेक को उदय करने की बात की। विवेक का उदय माने व्यवहार के नियम निकाले जीने के, शरीर का नश्वरत, जीवन का अमृत, ये तीनों चीजें बताई उसमें, लेकिन वो विज्ञान सम्मत नहीं हो पाया, क्योंकि चीजों का नाश नहीं होता है ना, या यदि नाश फिर वो उसमें लक्ष्य नहीं निकल के आया, तो विज्ञान से सम्मत होना पड़ेगा सारा विवेक। यदि हम कुछ कहते हैं कि क्या व्यवहार के नियम क्या होने चाहिए, है ना, व्यवसाय के नियम क्या होने चाहिए, जैसे प्राकृतिक नियमों की बात कर रहे हैं, तो जो विवेक होगा वो विज्ञान से सम्मत होना पड़ेगा। माने हमारे ऑब्जर्वेशंस, भौतिक रासायनिक ऑब्जर्वेशन कुछ और कहते हैं और जीने के नियम कुछ और बनते हैं, तो वो अलाइंड होने पड़ेंगे। दो अलग अलग जगत नहीं है एक्चुअली, जड़ और चैतन्य, है ना। यदि देखें दूसरे ढंग से देखेंगे तो चैतन्य के नियमों को अपन विवेक कह रहे हैं और जड़ जगत के नियमों को विज्ञान कह रहे हैं, लेकिन इनमें एक एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, जैसे गठन का सिद्धांत समान है चाहे वो कोई भी तरह की परमाणु हो। तो इस तरह से आप देखोगे तो विज्ञान सम्मत विवेक रहेगा।
माने दो, अभी अपन क्या दो अलग अलग कंपार्टमेंट करके देखना चाह रहे हैं, बट इनमें एक मर्जिंग लाइन भी चलती है, एक कॉमन थ्रेड भी होता है, क्योंकि चैतन्य भी जड़ का हिस्सा है किसी एक अर्थ में। तो वो नियम जो है वो सभी जगह समान होंगे, तो विवेक जो है विज्ञान सम्मत रहेगा। और जो फिर बंदन ने कहा कि फाइनली जब चीजें मर्ज मतलब हो जाती हैं, तो विज्ञान और विवेक इनको अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं, सारी चीजें अलाइंड ही रहती हैं, ज्ञान विज्ञान और विवेक। बट इसमें डाउट कैसे आता है ये बताओ। ये बात तो ठीक है, गुरु है, विवेक गुरु है, माने गुरु मूल है, गुरु मूल में लघु मूल समाएगा, लघु गुरु को कंट्रोल तो नहीं करेगा, लेकिन वही ज्ञान जो है तर्क से परे है, लेकिन तर्क संगत है, ऐसी भाषा बनेगी। तो ज्ञान में तर्क नहीं समाएगा, लेकिन तर्क संगत रहेगा ज्ञान। ऐसे ही विवेक विज्ञान सम्मत रहेगा, है ना, विज्ञान में विवेक नहीं समाएगा। जैसे साक्षात्कार तर्क से परे है, लेकिन तर्क सम्मत रहेगा। ऐसा साक्षात्कार नहीं हो सकता जिसको हम तर्क संगत विधि से बता ही नहीं पा रहे। ऐसा लगता है सुनील भाई? नहीं, जैसे मतलब मेरा सवाल हल्का हो सकता है, आप उसमें ना ना, अरे इसमें ये समझाने का प्रयास करें कि जैसे मैं सोच रहा था अभी कि 3 सवाल, संसार क्या, मैं क्या और करना क्या, उसके लिए 3 ज्ञान दे दिया आदि नागराज ने, 3 कैटेगराइज कर दिया, 3 कैटेगरी बना दिया, ठीक है। 3 ज्ञान को अध्ययन जो कर रहे हैं अभी, इससे ज्ञान संपन्न होंगे, विवेक भी समझ में आ जाएगा, विवेक संपन्न भी हो गए। वो विवेक के तीनों हिस्से जो है वो इसमें आ जाते हैं ज्ञान में। विज्ञान जो है वो ये अध्ययन से नहीं आएगा, वो मुझे मनुष्य प्रकृति के साथ कार्य करके जो उत्पादन करना है परिवार के पोषण के लिए और समाज में सदुपयोग के लिए, व्यवस्था में संतुलन के लिए, तो वो विज्ञान का पोषण है। मतलब उसको मैं आम आदमी भाषा में स्किल का पोर्शन जो है वो आदि नागराज जी के तीनों ज्ञान में नहीं आया है ना। उसमें मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान जो आया वो भी व्यवहार आयाम में एक मनुष्य परिवार समाज और व्यवस्था के स्तर पे जीते हुए कैसे आचरण हो उसका, तो वो व्यवहार पक्ष पे ही है। कार्य पक्ष पे जो है वो विज्ञान है, मनुष्य प्रकृति के साथ जो कार्य करना है वो विज्ञान है। इसलिए समझ के 3 हिस्सों के प्रतिभा के, ज्ञान विवेक और विज्ञान। तो ज्ञान से विवेक आ गया, विज्ञान आदि नागराज जी की 14 किताब पढ़ने से स्किल नहीं आएगी कोई, वो तो आपको सीखनी पड़ेगी अलग से। इसलिए विद्यालय जो बनेगा उसमें ये तीनों ज्ञान के साथ में हमको विज्ञान भी देना है बच्चों को, अभी खुद को भी लेना है ना। तो मैंने यूं लिया इसको, ज्ञान विवेक और विज्ञान। तो विवेक सम्मत विज्ञान तो समझ में आ गया, अभी लक्ष्य विहीन विज्ञान चल रहा है दुनिया में, और उसी कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो लक्ष्य पकड़ में आते ही ओके, फिर हम उसको प्राकृतिक नियम का पालन करेंगे, हो जाएगा। लेकिन अब ये बात आई कि इसने बोला अभी कि मानव से मानव के संबंध में भी विज्ञान है, वो मैं कोई पकड़ में नहीं आया। फिर इसने कहा कि मन और वित्त के स्तर पे वृत्ति में हम तर्क वर्क करते हैं, तो ये विज्ञान है। चित्त के स्तर पे जो है उसने बताया कि विवेक है, और बुद्धि और आत्मा के स्तर पे ज्ञान है। तो ये भी मैंने पहली बार सुना, पर कुछ थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है समझना चाहिए इसको पूरा, थोड़ा सा और स्पष्ट करो आप। मतलब अभी आप जैसे विवेक से देखो, अपन को मुद्दा है कि विज्ञान सम्मत विवेक का क्या मतलब है ना। तो विवेक से आप क्या समझ रहे हैं? विवेक को अपन देखेंगे तो फिर देखते हैं वो विज्ञान से जुड़ता है कि नहीं। विवेक से भाई ऐसा है कि मैं जैसे आपने विवेक का एक मुद्दा है जीवन का अमृत, है ना। अब ये जीवन को जब डिफाइन करेंगे तो ये विज्ञान सम्मत होना पड़ेगा जीवन को कि नहीं होना पड़ेगा। जैसे गठनपूर्ण परमाणु जब कह रहे हैं ये विज्ञान सम्मत जीवन है, और परमाणुओं का अमृत जब कह रहे हैं वो विज्ञान से एक्सप्लेन हो रहा है।
जीवन का गठन अमर हो गया, ये विज्ञान सम्मत होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। हाँ तो नहीं, विवेक का, मुझे ऐसा लगा हाँ आदि नहीं नागराज नहीं, चूंकि साहित्यकार थे तो उन्होंने ऐसे क्या कहते हैं, ऐसी भाषा से, ऐसा लेखनी से सामने वाला प्रभावित भी होता है और जल्दी फिर उसका ध्यान भी जाता है उस पे। और तो विवेक सम्मत विज्ञान तो एकदम फिट होता है विज्ञान सम्मत विवेक में। ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है कि जैसे हम नहीं जैसे विवेक का मतलब तीन चीजें, जीवन का प्रधान रूप में, जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत, और व्यवहार के नियम, है ना। तो अब जीवन का अमृत विज्ञान सम्मत है कि नहीं है। अभी जो मध्य देखिए, बाबा ने ये बात ठीक है साहित्यिक भाषा यूज की है, लेकिन उसमें कुछ मीनिंग भी है, दोनों चीजें, मतलब निरर्थक साहित्यिक भाषा तो नहीं यूज की है जो कि अभी साहित्यकार करते हैं, है ना। चांद का मुखड़ा जैसा तो नहीं कहा। तो साहित्यिक भाषा का बेशक उपयोग हुआ है, लेकिन उसमें सार्थक उपयोग किया है। तो जब हम कह रहे हैं कि विवेक से विज्ञान को विवेक, या विवेक को विज्ञान के सम्मत होना की बात कर रहे हैं, तो विवेक में जो पहला मुद्दा है जीवन का अमृत, क्या जीवन के अमृत को विज्ञान विधि से, माने जो भौतिक रासायनिक जगत का जो नियम है उसके एक्सटेंशन से, तर्क से समझाया जा सकता है, नहीं समझाया जा सकता। हाँ गुड गुड, बस ये इस लाइन समझ में आ गया। ओके, है ना। जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, हाँ हाँ, इसको तर्कपूर्ण तरीके से हम समझा सकते हैं लॉजिकली। तभी हम जीवन का अमृत भी कह पाएंगे, नहीं तो जीवन यस अमर यस, है, इसको हमें कहीं ईश्वर से लाना पड़ेगा जीवन को अलग से। हाँ हाँ ठीक है। मैं अटक वहां रहा था कि जैसे कोई मैं कार्य करता हूँ मनुष्य तो प्रकृति के साथ, तो उसमें मेरा लक्ष्य स्पष्ट रहना चाहिए मुझे, तो मैं हाँ नियम का पालन कर पाऊंगा। तो विवेक सम्मत विज्ञान समझ में आ गया। अब यहाँ आ ठीक है। गया भी कि जो विवेक है वो विज्ञान सम्मत ही है, वो मुझे हाँ समझना है खाली, वो तो है ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विज्ञान विवेक जो है करना वो नहीं है। विज्ञान। पहले हाँ वाले में तो मुझे करना है, सही है। मुझे कोई काम करना है उसमें विवेक को ध्यान, लक्ष्य को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ तो लक्ष्य तो विवेक विज्ञान सम्मत है ही अस्तित्व में। ये है ना बात, ऐसा है, ओके, लक्ष्य विज्ञान सम्मत ही रहेगा। हाँ 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 ठीक है, मतलब ओके, यहाँ तो वो साहित्यकार कवि के हिसाब से उन्होंने लिखा है। और वो नारों पे चलता है सब, जैसे कि हम्म, बहुत हुआ महिला पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये क्या अपील करता है लोगों, है ना। हाँ इन हाँ नारों पे ही देश में सब बदलाव आ गया। बिल्कुल, तो लोग नारे गहराई भी में हो। गए नहीं, अंदर अंदर गए हाँ नहीं कि यार वास्तव में इनके पास कुछ है क्या कंटेंट, वही कैसे वही अभी, अत्याचार खत्म, उस पर गए नहीं, बिल्कुल। नारों पे ही हाँ सरकार बन गई। क्योंकि तो वैसे क्या पहले, ये, क्योंकि जो बहुत सारा जो, माने जो पशु समाज रहता है ना, जिसका तर्क डेवलप नहीं है ना, तो वो शब्द के अर्थ में ही खुश हो जाता है। वो अर्थ से वस्तु तक का लिंक ही नहीं, उतना तर्क नहीं है उसके पास कि वो अर्थ से वस्तु, इसलिए नारों से काम, इसीलिए आस्था से काम चला दिया। हम ये देख ही नहीं पा रहे कि यहाँ 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा इंजीनियरिंग में पास कैसे हो जाएगा। वो उतने में तक उससे आगे का तर्क ही नहीं लगा पा रहा है। तो इस, या मलेरिया या चेचक हो गई तो हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम ठीक हो जाएंगे। तो बहुत सारा शब्द से अर्थ में उलझ जाता है आदमी। इसीलिए इस सबको विज्ञान सम्मत होना पड़ेगा। ये जो जो भी नियम है, ये सब व्यवहार के नियम है ना भाई। अब बीमार हो गए, क्या करना चाहिए, तो पूजा करें कि इलाज करें। तो जो अब इसमें जो विवेक यूज होगा ना मानव का, उसमें विज्ञान सम्मतता चाहिए उस विवेक के लिए, व्यवहार के नियमों में। ऐसा एक एक जगह दिखेगा वो। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। कर आप तो अद्भुत व्यक्ति हैं। और मैं कभी वो पॉलिटिक्स का उदाहरण दूं तो आप ये मत समझिए मैं कोई अभी भी उस पूर्वाग्रह या उससे चल रहा हूँ। मोदी जी प्रति बहुत स्नेह है, लेकिन मैंने देखा, क्योंकि मैं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था और चाहना पूरी थी कि यार समाज ठीक होना चाहिए, इसलिए मैं राजनीति में गया था, वरना हमारे खानदान को है नहीं। तो एक नारे पे पूरा देश उलट गया, अच्छे दिन, और सब कहते थे आएंगे, भीड़ बोलती थी आएंगे। अब एक लाइन पे लोगों को ये मालूम नहीं कि अच्छे दिन लाने का इनके पास कोई रास्ता है क्या, रोड मैप है क्या। और ये मैं तो देख ही रहा था, लेकिन लोग मैं देखा पढ़े लिखे अमीर लोग भी भीलवाड़ा में, वो भी कुछ नहीं देखना, अच्छे दिन वाह हो गया, एक नारे पे ही कांग्रेस मुक्त हो गया देश उस समय। तो नहीं क्योंकि इसलिए क्या क्या हो रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत जनमानस है ना अभी, भारतीय जनमानस जिसको कहें,
है ना, बहुत आस्था प्रधान है और उसके पास तर्क नहीं है। और अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इसी को विवेक, ये तो विवेकपूर्ण बात है ना कि हर मानव परिवार समाधान समृद्धि के साथ होना चाहिए, है ना। अब समृद्धि या अच्छे दिन जिसको कह रहे हैं, मोटे रूप में लोग उसको समृद्धि से जोड़ के देख रहे हैं, माने भौतिकता से, ठीक है। अब उसमें उनका कल्पना दौड़ती है अच्छे दिन माने हर आदमी के पास एक कार होगी फॉर एग्जाम्पल। क्या ये विज्ञान सम्मत है? अर्थात क्या इतने रिसोर्सेज धरती के पास हैं कि हम हर आदमी को एक कार दे सके? तो उत्तर आएगा नहीं है ना। तो क्या कार नहीं, तो क्या मूवमेंट नहीं होना चाहिए, दूर श्रवण दूरगमन नहीं होना चाहिए? तो उत्तर आएगा हाँ। अब इस दूरगमन को हर आदमी को उपलब्ध कराने के लिए उस विज्ञान को पहचानना पड़ेगा कि भाई 10 परिवार में एक होगी, 100 परिवार में एक होगी, क्या डिजाइन बनेगी, किसको आवश्यकता है। तो ये सारा विवेक को विज्ञान सम्मत होना पड़ेगा। नहीं तो हम दर्शन के हिसाब से भी कहेंगे समृद्धि का मतलब सबको इतना 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 हम दे देंगे, तो वो विज्ञान सम्मत डिफाइन होगा वो सारा। समृद्धि को विज्ञान सम्मत होना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बहुत तो, बोला। वास्तव हाँ, में जब मनुष्य की सोचने की मशीन चालू नहीं होती है तो वो तर्क पे तो जाता ही नहीं है, आस्था से ही चलता है। आस्था से ही चलता है बस। वो मोदी जी आएंगे तो दिन ठीक हो जाएंगे। अब मोदी जी करेंगे क्या, क्या पॉलिसी है इस पे कौन पूछ रहा है, कौन पढ़ रहा है अखबार में फाइन प्रिंट, है ना। अब तो ये सब जो चीजें हैं ये जैसे जैसे तो विज्ञान सम्मत विवेक, तो अब यदि अपन जब मानव मानस यदि विज्ञान सम्मत हो जाएगा, मतलब तर्क सम्मत हो जाएगा, तब वो इन विवेकपूर्ण मतलब जो भी हम चाहते हैं उस पे कैसे संभव है और कितना चाहिए, ये सब चीजें विज्ञान सम्मत होनी पड़ेंगी और वही डिजाइन बनेगा एक्चुअली। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब मुझे एक और बताया, आपको मैं सुन रहा था ऑडियो आपकी संडे वाली, तो आपने कहा कि बहुत बढ़िया समझा रहे थे आप पूरा। एक बार थोड़ा सा और उसमें क्लैरिटी चाहिए थी, इसलिए आपने कहा था भी जीन विद्या सुधरने का कार्यक्रम नहीं है, सुधारने का कार्यक्रम है। आदर्शवाद जो है वो सुधरने का कार्यक्रम है कि स्वयं अपने कर्म ठीक रखो, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा। स्वांत सुखाय की बात करी, बाकी की चिंता नहीं करनी है, पहले अपने पे करो। जीन विद्या आदर्शवाद वाली बात नहीं कह रहा है, वो बिल्कुल अलग बात कर रहा है। सुधारना है, और सुधारने के लिए सुधरना मेरी प्रीरिक्विजिट है। हाँ, मुझे पहले सुधरना पड़ेगा। तो सुधरना है क्योंकि सुधारना है उसके लिए। बिल्कुल। तो हम सब जुड़े हुए हैं, तो मैं खाली सुधर जाऊंगा, अपने कर्म ठीक कर लूंगा, तो उससे होगा नहीं। क्योंकि चूंकि अविभाज्यता है, इसलिए अगर मैं दूसरों को मैंने नहीं समझाया, परिवार में या समाज में उनको ठीक नहीं किया, तो मैं निरंतर भावपूर्ण तो नहीं रह पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत गजब। देखो यदि ये पकड़ में आ जाए तो, हाँ पहले आप पूरा कर लीजिए लेकिन सवाल। नहीं, वो क्या बात भी पुरानी होगी, मैं जो सवाल पूरा यूं, मतलब ये है कि किसी को बोले तो एकदम बोलेगा अरे ये क्या है, सुधारना कार्यक्रम है, सुधरना कार्यक्रम ना। तो देखो इसीलिए आप देखोगे ना, जीवन विद्या में जो लोग लंबे चल रहे हैं उनमें से कोई भी जिसका मोक्ष लक्ष्य है वो चल ही नहीं पाता, इसमें से भाग जाता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि गुरु भाई वगैरह बाबा के क्यों नहीं चल पाए, क्योंकि उनका लक्ष्य ही सुधारना नहीं है। समाज सुधारना किसी भी साधक का लक्ष्य नहीं है, आदर्शवादी साधक का खुद का सुधरना ही उसका लक्ष्य है। जबकि जीवन विद्या का लक्ष्य एकदम अलग है। जीवन विद्या का लक्ष्य धरती को स्वर्ग बनाना है, खुद का सुधरना कोई लक्ष्य नहीं है। वो उसका नेसेसिटी है, मजबूरी है, बाध्यता है। यदि मुझे अपने बच्चे को संस्कारित करना है, पिताजी को संस्कारित होना मजबूरी है, उसकी बाध्यता है। तो ये लक्ष्य नहीं है, पिताजी को सुधरना कोई लक्ष्य नहीं है, परंपरा बनाना लक्ष्य है। उस क्रम में बड़ों का सुधरना एक बाई प्रोडक्ट है, रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है। ऐसा डिजाइन है, एकदम अलग डिजाइन है। बहुत मजा आ गया मुझे इसको समझ के कि इसमें जो लोग चल रहे हैं ना और जो नहीं चल पा रहे हैं वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो जो बहुत गहरे साधक हैं वो जीवन विद्या से भाग जाएंगे, या किसी को क्लिक कर जाएगा तो उनको लक्ष्य बदलना पड़ेगा। क्योंकि
परंपरा अनुसार जो साधक का लक्ष्य समाज सुधार नहीं है, साधक का लक्ष्य अपना सुधार है, समाज सुधर जाए ये बाई प्रोडक्ट है। जीवन विद्या का मेन प्रोडक्ट धरती को स्वर्ग बनाना है, आदमी का सुधरना उसमें बाई प्रोडक्ट है। क्या ब्यूटी है, गजब सिद्धांत है इसमें। इसलिए आप देखोगे जितने भी लॉन्ग टर्म लोग चल रहे हैं, चाहे वो सोम भाई हो, चाहे आपको पसंद आया हो, चाहे कमल मंगल जी को, इन सबकी बचपन से कामना है समाज को कुछ अच्छा देख लेना। इससे कम में जीवन विद्या से चल नहीं पाएगा आदमी। एकदम अलग बात कर रहा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत लक्ष्य बहुत बड़ा है। गजब गजब है भाई। हाँ, बहुत बात ही नहीं कर रहा अपने सुधरने की, जिसमें प्रकृति ने मानव ने सब कुछ आ गया, मतलब वो बड़े लक्ष्य, बहुत बड़ा। बिल्कुल, बड़ा छोटे की मतलब अभी। और फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि मानव तो हमेशा से यही चाहता है। देखिए वो क्या कह रहे हैं नागराज जी, जो मेजर शिफ्टिंग जो उन्होंने पहचाना कि जब खुद को मोक्ष हो गया, खुद को समाधि हो गई, वो कह रहे यार ये तो मैं चाहता ही नहीं था, यहाँ से तो मैंने शुरू नहीं किया था, नहीं तो समाधि के बाद आदमी वो सवाल ही नहीं पूछेगा। यदि उनका लक्ष्य होता ना कि मुझे सुख दुख से मुक्त हो जाना है ना, मुझे परमानंद को पा लेना है, तो परमानंद तो हो गया, वो तो मौज में आ गए। लेकिन कह रहे यार इसके लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो मैं इसके लिए शुरू ही नहीं किया था। उनकी पीड़ा तो ये थी कि ये जो समाज कैसे सुधरेगा, अर्थात जैसे जो है ना 1950 में जो संविधान की बात हो रही है, या उनके दोस्त ने जो उन्होंने जनेऊ पहन लिया और उसको दोस्त को उनको हटाना पड़ा अपने से, ये जो पीड़ा है ना, तो मुख्य मुद्दा है यार ये भाई भाई नहीं जी पा रहे हैं, मित्र नहीं जी पा रहे हैं साथ में, ये क्या डिजाइन है यार। तो अभी इस दर्शन में भी वही लोग चलेंगे। और एक्चुअली अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली दूसरे ढंग से देखो ना, तो जो परिचय शिविर वगैरह में हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार पत्नी के साथ जी सकते हो, अपने बच्चे के साथ जी सकते हो, तो हम उसको एक सपना दिखा रहे हैं। क्या सपना दिखा रहे हैं कि तुम चाहते ही हो अपनी पत्नी के साथ जीना, नहीं जी पा करके सारे आदर्शवादी लोग, धर्म गुरु ये कह रहे हैं कि पत्नी को छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, ये तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, तुम तो अकेले ध्यान में चले जाओ, है ना, वो रास्ता ही अलग है। और ध्यान में जाने के बाद हो सकता है तुम्हारे पत्नी से संबंध ठीक हो जाए, बच्चे से संबंध ठीक हो जाए। जीवन विद्या ये नहीं कह रहा है, जीवन विद्या कह रहा है इन संबंधों को ठीक करना है, इसलिए ध्यान देना है। ध्यान करना नहीं है, किस पे ध्यान देना है, सच्चाइयों पे। क्या सच्चाई है कि बच्चा आपके साथ जीना ही चाहता है। क्या ब्यूटी है बॉस, एकदम 180 टर्न है भाई। हाँ नहीं, आप उस गहराई पे पहुंच पाए कि जैसे अभी भी जो परंपरा के जो भी संत या जिन्होंने भी घर बार छोड़ा या जिन्होंने भी समाज की कामना, या वो ये जो आध्यात्म बोला गया कि स्वयं का सुधार ही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी समाज के लिए तड़प थी किए, लेकिन वहां लक्ष्य ये था भी मैंने समझा है, मैं कह रहा हूं, लोगों को संप्रेषित कर रहा हूं, हो रहा नहीं हो रहा है, उस पर ज्यादा काम हुआ नहीं। यहाँ पे ये कि अगर मैं समझा रहा हूँ, सुधार रहा हूँ, नहीं सुधर रहा है, इसका मतलब मुझे अपना तरीका बदलना है, ये मेरी कमी है। हाँ नहीं, क्योंकि विवेक विज्ञान सम्मत है, इसलिए समझा पाऊंगा। क्योंकि देखो समझो, जो बंधन कह रहा है, देखो ये विवेक तो है चित्त में, है ना, प्रधान रूप में देखेंगे तो, और ज्ञान बुद्धि और आत्मा का क्षेत्र है, प्रधान रूप में आत्मा का क्षेत्र है। अब क्या हो रहा है कि जो आदर्शवादी साधक है, उसकी जो पूरी डिजाइन है ना, वो तर्क सम्मत नहीं कर पा रहा है विवेक को या ज्ञान को ही। तो अब नागराज जी ने चूंकि जब संयम किया, उनको लगा भाई आम आदमी से आप जैसे बात करोगे तो आपको तो तर्क के लेवल पे उतरना पड़ेगा एट द मोस्ट, और उससे भी पहले आपको मन के लेवल पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि अधिकांश जो वर्ग है, क्योंकि जीवन जब शरीर को चलाता है तो प्रधान रूप में उसका मन ही सक्रिय है ना। अब आपको करना क्या है, तात्विक रूप में देखें तो जनमानस में जो मन की सक्रियता है, उससे आपको विचार की सक्रियता को लेना देना है। तो मन की सक्रियता का क्या मतलब है, उसको तो अच्छा खाना चाहिए, उसको मजा आ रहा है ना, अच्छे कपड़े पहनने में मजा आ रहा है, उसको तो सुख वहां से आ रहा है। तो अब ध्यान दिला रहे हैं कि बेटा सुख लगातार चाहिए कि नहीं, तो उसको ये भी ध्यान जा रहा है कि यार ये बात तो ठीक कह रहे तुम, चाहिए तो सुखी है मुझे, और ड्रग्स में, माने पैसे में, ड्रग्स में, कपड़ों में हो तो नहीं रहे। तो उससे कह रहे चाहिए कि नहीं, तो बोलता है चाहिए। तो उसको दे रहे हैं, देख अच्छा ये बता, जब जब बच्चे से लड़ाई हो जाती है तो उस खाने में मजा आता है, बोलता है अरे बात तो सही कह रहा था, खाने में तो मजा नहीं आता उस समय। तो कह रहे संबंध ठीक करना पड़ेगा कि नहीं, तो करना पड़ेगा। तो फिर वो तुरंत सवाल लाता है कि लेकिन बच्चा तो अलग वेराइटी का है, उसके तो है ना, वो तो अलग जनरेशन का है, ऐसे फंडे देता है। तो हम कहते हैं जनरेशन गैप नहीं होता है, तो क्या गैप होता है, समझ का गैप है।
तो कैसा है बच्चा, क्या एक जैसा नहीं है? तो कुछ दानव प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ देव प्रवृत्ति के, ऐसा कर करके आदमी साधना में जा रहा है। बेसिकली साधना में क्यों भाग रहा है आदमी? ये तर्क लगा के कि देखो हो सकता है बच्चा हमारा दैत्य प्रवृत्ति का है, पत्नी भी गलत प्रवृत्ति की आ गई, मैं ही सात्विक प्रवृत्ति का हूं, तो उसको कह रहे हैं ऐसा होता नहीं है, एक जैसे हैं ये। तो फिर कैसे एक जैसे हैं? तो कह रहे हैं देखो ये परमाणु ही गठन पूर्ण हो गया है ना, ये अलग अलग वैरायटी का चीज नहीं है। तो ये बच्चा भी तुम्हारे साथ जीना चाहता है, तुम भी जीना चाहते हो, सब जीना चाहते हैं। यहाँ से उसके तर्क को अपन पकड़ रहे हैं कुल मिला के, आप देखोगे तो, है ना। तो जब तक हमने विवेक को यदि हम तर्क संगत नहीं कर पाएंगे, चर्चा ही नहीं हो सकती ना समाज में, क्योंकि आदमी तो मन के लेवल पे खड़ा है ना। तो हम वृत्ति जागरण है, पहला प्रोग्राम यदि आप देखेंगे पूरे दर्शन का, तो वृत्ति जागरण है। किस आधार पर? सूक्ष्म इच्छा के आधार पर। सूक्ष्म में, चित्त में जो इच्छा है उससे हम वृत्ति जागरण कर रहे हैं। तो पहला परिचय शिविर सिर्फ इसमें जाता है, इस बात को स्वीकारने में कि हमारे अपने मेरे जैसे हैं, और ये कोई जानबूझ करके मेरे को पीड़ा नहीं देना चाहते। इतना आराम, इसको हमने विवेक को इस तर्क से विज्ञान सम्मत बनाया, और वहां पे हमने निरीक्षण को डाला। और फिर हमने कहा देखो 18 साल का हो गया बच्चा, अब तुमसे लड़ता है, लेकिन 3 साल का था तब तो तुम्हारी नकल करता था। तुम हाथ पीछे करके घूमते थे तो पीछे करके घूमता था, तुम घंटी बजाते थे तो घंटी बजाता था। तो क्या ये पहले से बागी है? तो उत्तर है नहीं है। तो क्यों बागी हो गया? तुम संतुष्ट नहीं कर पा रहे उसका तर्क। यहां से मामला पकड़ में आ रहा है सुनील भाई। बहुत बढ़िया। जैसे जितना जो व्यक्ति समझा होता है वो समझाता ही है बाय डिफॉल्ट। तो संत लोग या कथावाचक वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो वो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। वो मानते हैं कि अपना लक्ष्य स्वयं का सुधार है और बाकी को कहना है। नहीं, उसके सामने वाला अगर नहीं सारे... समझ रहा है तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, हमारा हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमारा तरीका बदलना भी है। नहीं, तो हम इसमें दो तीन चीजें मान्यताओं का भी बहुत गहरा अंतर है। उसमें जो साधक लोग हैं, जो आदर्शवादी साधक, वो ये मानते ही नहीं है सब समझ सकते हैं। देखो उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रवृत्तियां अलग अलग हैं, ऐसा माना हुआ है रूट में। उनका जीवन जो है वो विज्ञान सम्मत जीवन नहीं है, वो जीवन में ही अलग अलग क्वालिटी वाले हैं। और हर जीवन को समझ वो फिर वो बोलते हैं कि राम ही रावण को नहीं समझा पाए, है ना, कंस को कृष्ण भी नहीं समझा पाए। वहां चला जाता है उनका तर्क, क्योंकि उनका जो जीवन है वो अलग जीवन है। उसमें 2-3 वैरायटी है जीवन की, 2 तो है ही कम से कम, दानव और दैत्य। नागराज जी के जीवन में वैरायटी नहीं है, एक ही समान है। माने नागराज जी का मैं बोल रहा हूँ और उनका बोल रहा हूँ। एक्चुअली अब अपन को अस्तित्व में अध्ययन करना पड़ेगा, तो ये दिख रहा है कि एक जैसा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जीवन तो जन्म से ही स्वार्थी है ना, और उस तरह की प्रवृत्ति है। यहाँ कह रहे हैं जन्म से न्याय का याचक है। अब इसको हम ऑब्जर्वेशन में डालने को दे देते हैं लोगों को, कि मान लो जो कसब ने भी इतने लोगों को मारा, तो हम कहते हैं जब पैदा हुआ था तो क्या ये इस प्रवृत्ति के साथ था, या वो भी न्याय का याचक था? तो फिर हम आदमी को सोचने पे मजबूर करते हैं कि भाई दैत्य प्रवृत्ति के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, दैत्य प्रवृत्ति के बन जाते हैं। इसमें गलती बड़े लोगों की है, समाज की है, ना कि उस व्यक्ति के जीवन की। ये बहुत देखिए मेजर शिफ्टिंग है। ये केवल बात बोलने के लिए नहीं बोली जा रही, विज्ञान सम्मत विवेक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया जुड़ता है। हाँ, रूट में अंतर है भाई इसके। वो दिखता है पूरा सामने, ऐसे नहीं अदृश्य है, ऐसे कल्पना है, ये दिखता है। हाँ। बच्चा बचपन से कैसा है। बिल्कुल भैया। तो भैया ये जो केवल माने आदर्शवादी विचार की चाहत वसुधैव कुटुंबकम जरूर है, लेकिन उसी वसुधैव कुटुंबकम में कुछ लोग दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उनकी सारी कहानियां वो हैं। राम को फाइनली रावण को मर्डर ही करना पड़ा, है ना। कृष्ण को भी कई लोगों का सिर काटना पड़ा। माने कितना ही विकसित व्यक्ति हो जाए, कितना ही जागृत व्यक्ति हो, इससे परम जागृत तो हो नहीं सकता कृष्ण से जागृत, लेकिन उनको सुदर्शन चक्र चलाना पड़ रहा है कई बार। ये बिल्कुल ही विज्ञान सम्मत नहीं हो पा रहा है। ये जो विवेक है ना, अपने ही भाइयों से लड़ लो, क्योंकि ये जो कंस हैं अब ये सुधरने वाले नहीं है, इनको नहीं सुधारा जा सकता। ये जो मान्यता है और जो जीवन विद्या की मान्यता है, उसमें अपन ये कह रहे हैं कि जो लोग इतने बिगड़ गए हैं, ये तो अपना इनका शरीर खुद ही छूटने वाला है भाई, तुम उन पे काम करो ना भाई। और ये भी सुख की चाहत के साथ ही है ना, इसमें कोई चाहत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो भैया एकदम ही 180 डिग्री में छोटा सिद्धांत बदलने से बहुत सारी चीजें अलग हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा। ये केवल ये माने ये जुल्मा नहीं है, जुमला जिसको बोलते हैं, नारा नहीं है विज्ञान सम्मत विवेक। विज्ञान सम्मत विवेक का मतलब है कि जो विवेक में, मतलब जो साक्षात्कार में चीजें उदय हो रही हैं, जो ज्ञान में चीजें उदय हो रही हैं, वो
वृत्ति के लेवल तक लाई जा सकती हैं, मन के लेवल तक लाई जा सकती हैं, और उससे उसको तर्क सम्मत किया जा सकता है। ये विज्ञान सम्मतता का मतलब है। विवेक तर्क सम्मत है, ये कह रहे हैं। अर्थात स्थूल ऑब्जर्वेशन है। विज्ञान और विवेक में अंतर क्या है? स्थूल और सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन का अंतर है। तो जीवन के जगत के जो सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है और जो स्थूल में ऑब्जर्वेशन है, इनमें एक इंटरलिंकेज है। इस अर्थ में विज्ञान सम्मत है विवेक, ऐसा कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आध्यात्मिक परंपरा ने ये माना है कि 3 तरह के हैं। एक तो राक्षस हैं, हाँ, एक देवता है, तामसिक, हाँ, तामसिक, राजसिक और सात्विक। हाँ। तो हाँ, तो मैं क्या, उत्तम महेश्वरी जी जो आते थे पहले 2-3 वर्कशॉप किए हैं, वो अब इसलिए नहीं आ रहे हैं। हाँ, बोले यार देखो मैं सहमत नहीं हूँ इससे। 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, वही। राजसिक, मानसिक, नहीं वो तामसिक। तो मैंने कहा ये आएगा इसमें आगे और मैं सवाल करो ना आप। मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था, पर ओके, परंपरा ने माना 3 स्वभाव के, प्रवृत्ति के लोग होते हैं, है ना। हाँ, जो राजसिक हैं वो जो जो अर्जुन को जो कृष्ण बोल रहे हैं, उकसा रहे हैं मारने मरने के लिए, वो राजसिक प्रवृत्ति का बोल रहे हैं। तुम्हारा काम ही युद्ध, धर्म युद्ध लड़ो। अपन कह रहे हैं युद्ध नहीं लड़ना है ना। ये अंतर है ना भाई, दोनों में मेजर अंतर है भाई, मान्यताओं में अंतर है। क्योंकि वो कह रहे कौरव को समझाया नहीं जा सकता जैसे हम लोग। और अच्छा, यही सब जन सामान्य भाषा में आ गया, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, अब इस तरह से हम चल दिए। जबकि यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा कोई लातों वाले कोई भूत नहीं है भैया, हम बातों से स्पष्ट नहीं कर पा रहे चीजों को। एकदम गजब बात है महाराज। तभी अध्ययन विधि से, तभी ये अध्ययनगामी प्रक्रिया बन रही है, नहीं तो अध्ययनगामी नहीं हो सकता विवेक। विवेक को आस्थागामी रहना पड़ेगा। तो तामसिक तो हो गए राक्षस, हाँ, और देवता किसमें आएंगे? सात्विक, राजसिक, सात्विक में आएंगे ना। सात्विक, हाँ। और राजसिक में आएंगे ये सब जो व्यापारी वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, ये सबको कह रहे हैं वो राजसिक, राजाओं को बेसिकली। अच्छा, ये राजसिक, हाँ। तो 3 कैटेगरी मान ली, इसलिए मान लिया कुछ लोग तो इनको तो मारना ही पड़ेगा। हाँ, तामसिक वालों को निपटाना पड़ेगा। काली वाली सबको देखो ना, सारे हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो निपटाते ही रहते हैं लोगों को। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। अपनी से मान रहा है नहीं, सब एक समान है, सबका जीवन समान है, हाँ, तभी समझ भ्रम सकते भ्रम हैं, बस गलती कर रहा है, समझ सकते हैं। सभी देवता बन सकते हैं। हाँ, और ये धरती वाला से, ऑप्शन नहीं है उधर। हाँ वो ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मतलब आपका ध्यान गया और आपने गहराई से समझाया। तो मुझे गुलाब जामुन जैसा ही स्वाद आया उस दिन, आपको सुना ना मैंने हाँ, कि बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो तो इसलिए यहाँ पर जो लक्ष्य, इसलिए हम लक्ष्य बना पा रहे हैं धरती स्वर्ग करने का, नहीं तो उसमें धरती स्वर्ग का लक्ष्य नहीं बन सकता, भाषा बनती है। पर क्योंकि भैया इसमें भी हाँ, जैसे है ना, हाँ, जो ये पशु चेतना और वो ये अपन राक्षसी बताती चेतना, है। हाँ, हाँ, बताते हैं ना। लेकिन ये तो भ्रम बस बता रहे हैं। देखो दोनों में अंतर हो गया ना, और भ्रम का वो निवारण हो सकता है, और हर मानव भ्रम निवारण चाहता है। ये 3 चीजें जुड़ गई उसके साथ। तो आज की वस्तु स्थिति में बहुत सारे राक्षसी प्रवृत्ति के साथ हैं, अर्थात अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरे के अस्तित्व को मिटाने की वैचारिक प्रक्रिया के साथ हैं बहुत सारे लोग। लेकिन इनमें वैचारिक परिवर्तन की संभावना इसी जीवन काल में है, क्योंकि इससे खुश नहीं होते हैं। अभी हम क्या मानते हैं, राक्षस राक्षसीयता से खुश है, इसलिए उसको निपटाना पड़ेगा। क्योंकि अपन एक कॉमन सिद्धांत पहचान लिए कि गलती करने वाला दुखी हुए बिना गलती करता नहीं है। तो पूरे सिद्धांतिक अंतर हैं अध्यात्म आदर्शवादी विचारधारा के और मध्यस्थ दर्शन की विचारधारा में, सैद्धांतिक अंतर है। वहां पर ये मान रहे हैं कि रावण को तो ना लोगों को नाश करने में मजा आता है, अपन कह रहे हैं नहीं, मजा नहीं आता है, भ्रम बस कर रहा है, बहुत दुखी रहता है, फिर ये सब गलतियां करता है। भैया, हाँ जी, मैं बस एक ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगी इसी बात पे। जो मतलब मेरा इस पोस्टिंग से पहले जो मेरे कलेक्टर थे, मतलब वो अभी भी कलेक्टर हैं, तो उनका मतलब थोड़ा सा ऐसा जो भी था वो मुझे बिल्कुल भी, हमारी बैठ भी नहीं रही थी पटरी। और तो हम एक दिन, मैं और अनिरुद्ध इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि
मतलब उनका मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि सर्किल बहुत अच्छा है, नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। अच्छा, वो हंसते भी रहते थे अपने चैम्बर में हर समय। एक दिन इनफैक्ट मैं किसी काम से गई तो मुझे बोला कि तुम ऐसे हमेशा झल्लाई हुई क्यों रहती हो। तो मैंने कहा कि सर, मतलब मैंने जो भी उसको जवाब दिया तो बोले नहीं, तुम 2 दिन यहाँ आके बैठो, यू आर नॉट कूल माइंड, कूल हेडेड नहीं हो, 2 दिन तुम यहाँ दिन भर बैठो मेरे साथ। शुरू शुरू की बात है जब वो आए थे। तो इस बात पे मैं अनिरुद्ध से डिस्कस कर रही थी कि यार ये मतलब अपन बोलते हैं कि जब ये आदमी इतना क्रूर है, इतना पाशविक प्रवृत्ति का है, तो वो खुश नहीं रह सकता। तो ये तो बहुत खुश है, गजब का तो नेटवर्किंग करता है, दिन भर नेटवर्किंग करता रहता है, रात तक करता रहता है, और बहुत खुश भी रहता है, चैम्बर में जाओ तो हंसता रहता है। तो ये कैसे संभव है? तो अनिरुद्ध, उस हम दोनों के डिस्कशन से एक कंक्लूजन निकला कि ऐसा नहीं है। वो अंदर से मतलब बहुत ज्यादा उतने ही प्रपोर्शन में पीड़ित है, और उस पीड़ा से ध्यान हटाने के लिए भी बहुत लगातार उसको करते रहना पड़ता है। मतलब वो पीसफुली बैठ भी नहीं सकता 10 मिनट, इसलिए लगातार या तो वो बात करेगा या कुछ ना कुछ काम हाथ में लेके ही रहेगा, है ना। क्योंकि वो बाहर से अंदर से इतना मतलब कि दिमाग में तो वही चल रहा है, इसको क्या, इसका क्या कैसा ठिकाने लगाएं, इसको क्या करें, इसका क्या करें। तो तो बाद में फिर मैं इस बात पे ध्यान देने लग गई कि ये हंस रहा है तो कितने गहराई से ये हंसी आ रही है, या ये जो बात कह रहा है ये कहाँ से आ रही है। तो मैं इसको नोटिस कर पाई पर्सनली कि हाँ, ये मतलब केवल ऊपर से ही है, अंदर वास्तव में बहुत पीड़ा में है वो व्यक्ति। तो उसके इसमें बाद से हुआ कि जैसे ये जो आपकी रावण है तो वो बहुत दुखी है, तो ये इस पे मेरा मतलब गहरा विश्वास बन 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 रहा है, ये कह सकते हैं। क्योंकि बहुत बार मैं भी मतलब रिएक्ट तो कर ही जा रही हूँ अभी, लेकिन हाँ मतलब तुरंत याद आ जाता है कि अरे नहीं, ये समझ सकता है, ये समझ नहीं पा रहा है। तो वो जो अब है ना, वो द्वेष खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा कह सकती हूँ मैं। प्लस हम उसमें ना कुछ श्रेष्ठताओं को भी देख पाएंगे। देखिए क्या हो रहा है, वो लाभ के लिए नेटवर्किंग कर रहा है ना। मान लो प्रमोशन के लिए, पद के लिए, धन के लिए, और उसमें कुछ अच्छी बातें हैं। माने उसकी उसकी जो नेटवर्किंग है उसका लक्ष्य में गड़बड़ी है केवल। जबकि अच्छे लोग जो न्याय चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं, वो नेटवर्किंग ही नहीं कर रहे, वो साधना कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं कोने में, है ना। तो भैया नेटवर्किंग अपने को भी सीखनी पड़ेगी, केवल लक्ष्य बदलेगा नेटवर्किंग का। अब नेटवर्किंग का लक्ष्य व्यवस्था है, न्याय है, जागृति है ना, उसका उसका सुखी हो जाना है। तो अभी अच्छे लोग नेटवर्किंग में ही नहीं है, एक अलग टाइप का अहंकार है उनमें, है ना। तुम समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो मेरी बला से, आई डोंट केयर। क्योंकि वो विज्ञान सम्मत नहीं है मामला उनका। जो आदर्शवादी ज्ञानी पुरुष है ना, वो अहंकार काफी अहंकार के साथ है, रूट में देखेंगे तो बढ़िया, बहुत अच्छा ध्यान जाएगा। ये भी दिखेगा ये भी पीड़ा में है, पीड़ा बस भ्रम बस इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है, नेटवर्किंग कर रहा है, और उसको डर भी बहुत सारे, भय, क्योंकि प्रलोभन के साथ डर रहता ही है ना। तो वो सब सारी चीजें दिखेंगी, उसकी पीड़ा भी दिखेगी, लेकिन उसकी क्वालिटीज भी दिखेंगी। और ये भी दिखेगा कि इसमें माइनर शिफ्ट हो जाए ज्ञान के बारे में, है ना, तो ये काफी काम का आदमी है, माने सभी आदमी काम के हैं। तो उसमें भी आपको श्रेष्ठताएं दिखने लगेंगी, तो बहुत बढ़िया। तो कोई भी माने एब्सोल्यूट सेंस में कोई, अच्छा, और वो सबका ही शोषण कर रहा है ऐसा नहीं, अपने बच्चों के पोषण के लिए लगातार परेशान है ना, वो सब भी दिखेगा। तो जो मूल माने हर एक आदमी ही राक्षस है, पशु है, मतलब प्रधानता में कह रहे हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए पोषण ही कर रहा है, वात्सल्य का ही भाव है। तो समग्रता में आने की बात है उसकी। इसीलिए कोई भी पशु भी क्रूर नहीं है, जैसे शेर भी अपने बच्चे के लिए क्रूर नहीं है। और गाय के का कोई विरोध करता है तो गाय उस माने अपने बच्चे को कोई उसको मारने आता है तो मारने दौड़ती है। तो क्रूर अक्रूर भी जो भी है, ये जो राक्षसीता, पाशविकता, ये बेसिकली ये किसी फ्रेम में देख रहे हैं अपन, है ना। तो हर मानव इसलिए कोई भी पूरी तरह संवेदनहीन नहीं है, ऐसा बनता है उसमें। तो उनकी क्वालिटीज दिखेंगी अपने को, अच्छे से क्वालिटीज दिखेंगी। अजय भाई, आपने जो कहा सुधरने में तृप्ति नहीं है, तो वहां मैं अटक रहा था कि नहीं सुधरने, क्योंकि सुधारने को केंद्र में रख के सुधरने में तृप्ति है, सुधरने में तो है ही। फोकस क्या है, देखो जब हम ये मान लें कि दुनिया नहीं सुधरनी है,
और अब अपने को सुधरना है, इसमें तृप्ति नहीं बनेगी। नहीं, मैं जैसे ज्ञान संपन्न होता हूँ अध्ययन के द्वारा, तो समाधान युक्त होता हूँ, न्याय पर जीता हूँ, तो मैं, अच्छा न्याय आ गया इसमें, इसलिए सुधार, तो उसमें नहीं तृप्ति, तो मैं भाव से भर जाता हूँ। नहीं, मैं भाव से भरा रहता हूँ। भाव से भर ही नहीं पाओगे जब तक आपको ये स्पष्ट नहीं होगा कि सभी मेरे जैसे हैं। तो इसमें भाई ये जो अध्ययन प्रक्रिया है ना, इसमें भाव जैसे आप या मैं, कोई भी, अब किसी जिसमें हमें गलतियां दिख रही हैं उसको स्वीकारेंगे कैसे? जब तक उसके सूक्ष्म में अच्छाइयां ना दिख जाएं, है ना, तब हम स्कूल की उसको स्वीकार पाएंगे। तो इसमें इनबिल्ट डिजाइन है। जब तक आप अपना लक्ष्य समाज सुधार को नहीं बनाओगे, है ना, अच्छा समाज सुधार लक्ष्य बनना नहीं है, कब तक, जब तक आपको ये नहीं दिख जाए कि सभी मेरे जैसे हैं और भ्रमबस गलती कर रहे हैं। ये दो पिलर को पकड़े बिना अपने में सुधारने की जगह ही नहीं बनेगी। नहीं तो वो आदर्शवादी ढंग से सुधरना पड़ेगा, आपको साधना विधि में ही जाना पड़ेगा, चुप होना पड़ेगा, पत्नी से, बच्चों से, समाज से कट के ही आप दो ही विधि बनेगी। हाँ, नहीं समझ में आया मुझे। इसमें क्या, कैसे खाली किताबें पढ़ने से क्यों और कैसे जवाब नहीं आएगा, अभ्यास शामिल है। मैं न्याय मेरा प्रमाणित तब होगा जब मैं उभय तृप्ति हो। उभय तृप्ति के लिए मुझे सामने लोग समझाना ही है, उसको समझदार बनाना ही है। तो इसलिए इसमें लक्ष्य अविभाजित के हिसाब से पहचाना गया भी। ओके, मैं ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं ठीक है, समझाऊंगा। तो मैं अपने आप को पहले अपना गैप दिखे, मैं कहाँ नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैं और समझदार। सुनो, समझाने के पहले ये मानना पड़ेगा कि पत्नी समझ सकती है, बच्चा समझ सकता है, ये तो मिनिमम चाहिए पड़ेगा। अच्छा, क्यों समझ सकता है? तो उसमें समानता दिखे बिना आपको लगेगा ये तो अलग प्रवृत्ति का, ये कैसे समझेगा? तो वो बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक अपनी तृप्ति का डिजाइन ही नहीं बन पाता है इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो मैंने पहली बार सुना भी जीवन विद्या में जो आपने कहा ना, और अलग तरीके से आपने बात को रखा जो एकदम सटीक है, बैठती है कि यार बात तो सही है ये। तो इसका मतलब आध्यात्मवाद और इसमें कई पूरा ही विकल्प है ही है। बिल्कुल भैया, अध्यात्मवाद की चिंदी नहीं जाएगी इसमें एक्चुअली, सही से देखोगे तो। और अजय भैया, ना भौतिक बात की जाएगी। जी मैं ये कह रहा था कि जैसे ये बात ठीक है कि भाई हमको सबको सुधारना है, लेकिन उसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे ना। और क्या, प्रीरिक्विजिट है ना वो तो, सुधारना। दूसरों को सुधारने के लिए अपना सुधरना जरूरी है। हाँ, तो तब तक तो खुद पे ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं, तब तक क्या होगा, विचार में आपका सुधार आ जाएगा ना, नहीं तो अपन सुधर ही नहीं पाएंगे। माने वही मैंने कहा कि विचार में तो ये स्वीकारना, देखो नहीं तो हम, हमारी घर में ही लड़ाई होती रहेगी ना। विचार में तो पहले शांति आएगी। किस आधार पे आएगी कि भले ही बच्चा सुनता नहीं है लेकिन हमें पता है सुखी होना चाहता है, भ्रमबस नहीं सुन रहा है मेरी। एक लेवल की अपने में ये स्पष्टता आनी पड़ेगी कि मानव जाति जो है, ये परिवार में, जैसे मतलब परिवार में और सभी के प्रति, मतलब परिवार क्या, सभी के प्रति स्वीकार्यता बढ़ती है कि ये मेरे जैसा है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये विचार में पहले स्थित होगा तो फिर हमारा भी होगा सुधार और आगे भी कर पाएंगे, ऐसा। ये तभी हम अपने को गिल्ट, नहीं तो हम अपनी गिल्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे। जी भैया, जी है ना भैया, हमने भी गलतियां की है ना यार पास्ट में, लेकिन हमें ये दिखने लगेगा जैसे ये कर रहे हैं मैंने भी भ्रमबस की है, क्या दिक्कत होगी? हो गई, अब सुधर जाएंगे। अभी थोड़ा क्लियर हुआ। तभी पुराने जन्मों का मामला निपटेगा। नहीं तो अभी आदर्शवाद ने भी फंसा रखा है, हजारों लाखों जन्मों से आप अत्याचार कर रहे हैं, इस जन्म में कैसे सुधर जाओगे? जी सुनील भाई, टाइम तो हो गया। बढ़िया वो बात रखी थी वहां पे, रिकॉर्डिंग सुन रहा था मैं रविवार को, एक सवाल के जवाब में, भावुक, भावना शून्य और भावपूर्ण। तो आपने कहा था कि सामने वाले की अयोग्यता से, मतलब मैंने जितना समझा, पूरा है नहीं बताया, सामने वाले की अयोग्यता से प्रभावित होना वाले भावुक होते हैं। मैं समाज की हालत देख के दुखी हो जाता हूं तो मैं प्रभावित हो रहा हूं, तो मैं भावुक हूं। और सामने वाले की अयोग्यता से प्रभावित होते नहीं है। परंपरा में जो ये सब साधक हैं, ये
भावना शून्य है, प्रभावित नहीं होना भावना शून्यता है। और फिर आपने भावपूर्ण बताया था कि मैं उसकी अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता के साथ बने रहना। जी, तो आप इसको स्पष्ट करो आप। तो कल करते हैं इस पर। नहीं, अभी आज आप लेट आए ना, तो ये तो पूरा कर दो ना, भावुक भावना शून्य और ये तो पूरा देखो, कर दो। भाव 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 शून्य का इतना ही मतलब है जिसको राग द्वेष से मुक्ति कह रहे हैं, है ना, कि बच्चा गाली देता रहे तो अभी मुस्कुरा रहे हैं, है ना, और प्रेज कर रहा है तो अभी मुस्कुरा रहे हैं। ये एक्चुअली रूट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं, देखिए, पूरी तरह भाव शून्य कोई होता नहीं है, जैसे पूरी तरह संवेदनहीन हुआ नहीं जा सकता। तो ये जो प्रयास है, ये भाव शून्यता का प्रयास है ना। कह रहे हैं हम इसको भावपूर्णता, है एक्चुअली ये भाव शून्यता। भावपूर्णता क्या है कि जहां मैं दूसरों की अयोग्यताओं को योग्यताओं में बदलने के लिए प्रयासरत हूं, है ना। अब मैं भाव से भरक हूं, मुझे पता है किस लिए गलती हो रही है और उसको बदलने के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो उसके लिए अपने में बदलना एक आवश्यकता है। इस तरह से वो जुड़ जाएगा आराम से। बट इस पर और भी डिटेल में बात कर लेंगे, टाइम लगेगा। ठीक, तो कल आप इसको समझाना क्यों मैं को सब भावुक कहते हैं, तो मैं दूसरे अयोग्यता से प्रभावित होता हूँ, इसका मतलब तो इसलिए भावुक हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है इसका मतलब, अच्छा, है ना, बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। और इसलिए भावुक होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संज्ञानीयता के अर्थ में संवेदनाओं का नियंत्रण होने की जरूरत है। दूसरे की योग्यता से प्रभावित होने वाला भी तो भावुक हुआ। हाँ, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में है। यहाँ पे जब नॉर्मली हम जिसको इमोशनल बोलते हैं ना, है ना, उसको हम नॉर्मली नॉर्मली ठीक है। नेगेटिव अर्थ में बोलते हैं, यार बहुत इमोशनल है आदमी, माने ठीक नहीं है इतना इमोशनल होना, इस अर्थ में। हाँ ठीक है, भावुक। हाँ, सामान्यतः ओके, बातचीत में भावुक हम उसी को बोलते हैं जो अव्यवस्था को देख के परेशान हो जाता है। हाँ, जो दूसरा रो रहा है, मतलब टीवी में फिल्म दिखा रहे हैं, वहां पे किसी को बहुत गरीबी दिखाई जा रही है और अपनी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत बढ़िया है भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ओके, तो इसको भावुकता और भावना पर इसको थोड़ा ढंग से कल समझा दो ना, भावना शून्य, कल करेंगे ना, भाव शून्य। कल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बढ़िया। सभी को नमस्कार, खूब शानदार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते।